नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हमारा पहला लेक्चर है जिसमें कि हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत। चैप्टर का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें कि हम मेनली 3 एक्ट्स को आज डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड एक्ट ऑफ 1786। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें हम जितने भी एक्ट्स या रेगुलेशंस पढ़ेंगे मेनली हम उसको दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेके 1858 तक है। दूसरा हम पढ़ेंगे क्राउन रूल, जो कि 1858 से स्टार्ट हो जाता है और 1947 तक का जो पीरियड है वो क्राउन रूल कहलाता है। 1857 में जब पहली क्रांति हुई थी, उसमें क्या हुआ, जो कि सैनिक विद्रोह था, उसमें क्या हुआ कि जो कंपनी रूल था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद जो पावर थी वो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई और उसके बाद से क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। तो सबसे पहला सवाल तो यही है हमारे लिए कि ये एक्ट आया क्यों, रेगुलेटिंग एक्ट लाने की ज़रूरत क्या थी। जबकि आपको पता होगा कि 1600 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो देश में व्यापार कर रही थी, लेकिन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो इसका जो मुख्य कारण ये है दोस्तों, लगभग मान के चलिए कि 1770 तक तो क्या होता है कि जो वहाँ उस वक्त 3 प्रेसिडेंसीज होती हैं मेनली, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। ये तीनों ही इंडिपेंडेंट होती हैं और ये जो यहाँ पे जो मेन जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो गवर्नर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब ये होता है एक तरीके से, जो आजकल जो कंपनियां होती हैं ना उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो उस वक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हीं को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था और ये मेनली कंपनी के शेयर होल्डर हुआ करते थे। तो 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, ये तीनों ही इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करती थी, जो भी ये बिज़नेस वगैरह करते थे उसको लेकर। लेकिन होता क्या है कि 1772 में कंपनी लगभग 1 मिलियन पाउंड के लोन के लिए अप्लाई करती है और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है उस वक्त, क्योंकि कंपनी क्या होता है कि इतनी बड़ी कंपनी होती है और उसके बाद भी वो इतने बड़े लोन के लिए अप्लाई करती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उस वक्त जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है उनका ध्यान भी इस तरफ जाता है कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और अंदर ही अंदर क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इसमें जो ये एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये उस इंडिया से बहुत सारे रेवेन्यू तो कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये सारा पैसा अपनी जेब में भरते हैं। जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो खूब मोटा पैसा अपने लिए कमा के ले जाते हैं और स्थिति ये बनती है कि एक टाइम पर ये जो कंपनी होती है ये बैंकरप्सी की तरफ चली जाती है। और 1772 में ये कंपनी पहली बार 1 मिलियन पाउंड के लोन के लिए अप्लाई करती है, जिससे कि क्या होता है कि जो ब्रिटिश क्राउन होती है उनका ध्यान इस तरफ जाता है। तो यही सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है रेगुलेटिंग एक्ट लाने का 1773। चलिए हम डिटेल में जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था। इसमें जो प्रोविज़न्स थे मेनली वो ये थे कि गवर्नर ऑफ बंगाल, जो उस वक्त गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने का मतलब ये है कि बाकी के जो दो गवर्नर्स होते हैं, या आप कह लीजिए दो प्रेसिडेंसीज बच गई जैसे बॉम्बे और मद्रास, इनको सबॉर्डिनेट कर दिया जाता है बंगाल के। यानी कि अब एक मेन गवर्नर हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बाकी दो इसके नीचे आएंगे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड जो मद्रास है वो। और उस वक्त के जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं वो है वॉरेन हेस्टिंग। तो इस तरीके से यहाँ से धीरे धीरे जो प्रोसेस है ना, आप देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जो पावर है वो धीरे धीरे सेंट्रलाइज हो रही है। अभी तक तीनों प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थी, लेकिन धीरे धीरे ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है सेंट्रलाइजेशन का, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं उनकी एक 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती है, जो कि उनको असिस्ट करती है। और कोई भी डिसीज़न अगर लिया जाता है तो उसमें वोटिंग वोटिंग के द्वारा जो होता है वो मेन डिसीज़न वहाँ पे लिया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है 1774 में।
साथ ही साथ जो प्राइवेट ट्रेड होता है, जो कंपनी के ऑफिसर्स, जैसा कि मैंने बताया था, प्राइवेट ट्रेड करते हैं और खूब मोटा पैसा अपनी जेब में लेके जाते हैं, उसको बंद कर दिया जाता है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये कंपल्सरली कहा जाता है कि आप हमें कंपनी की रेवेन्यू, सिविल और जो भी मिलिट्री अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो आप हमें देंगे। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट्स प्रोविजंस होते हैं इस एक्ट के। यहाँ पे एक मैं ट्रिक्स आपके लिए मैंने बनाई है, जो कि आप अगर इस ट्रिक्स को याद कर सकते हैं तो आपके लिए जो मेन प्रोविजंस होंगे इस एक्ट को वो याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ट्रिक ये है, इसको याद करने के लिए एक स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा। टू रेगुलेट सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज एंड स्टॉप प्राइवेट ट्रेड, गवर्नर जनरल वॉज मेड सुप्रीम। तो जो लेटर्स आपको ब्लू में दिख रहे हैं इसका मतलब ये आपके लिए हिंट हैं प्रोविजंस को समझने का। जैसे कि रेगुलेट मतलब रेगुलेटिंग एक्ट की बात हो रही है। सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज का मतलब आप समझ गए, बॉम्बे एंड मद्रास को सबॉर्डिनेट कर दिया गया। प्राइवेट ट्रेड प्रोहिबिट हो गया। गवर्नर जनरल जो थे वो कौन बने, बंगाल के जो गवर्नर जनरल बन गए, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब देखिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो कर दी जाती है कलकत्ता में 1774 में। अब दिक्कत क्या होती है, दिक्कत होती है कि जो गवर्नर जनरल उस वक्त होते हैं बंगाल के, वो उनकी पावर्स और जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स होती है उनको क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल और जो सुप्रीम कोर्ट इनके आपस में बीच में लड़ाइयाँ, झगड़े, क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक अमेंडिंग एक्ट लाया जाता है 1781 का। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि गवर्नर जनरल और जो उसकी काउंसिल्स होंगी, इसके अलावा जो सर्वेंट्स होंगे कंपनी के, उनके द्वारा किए गए कोई भी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके अलावा जो भी रेवेन्यू मैटर्स होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि जो भी आप केस देख रहे हैं उसमें आप जो डिफेंडेंट होंगे उनके आप क्या करेंगे, उनके पर्सनल लॉज को आप देखेंगे। अगर कोई हिंदू है तो जो हिंदू पर्सनल लॉ होगा उनका वो, अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से आपको डिसीज़न देना है। इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई भी अपील आती है प्रोविंशियल कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ वहाँ पे प्रोविंशियल कोर्ट भी बनाएगी। तो अगर कोई भी अपील आती है प्रोविंशियल कोर्ट से तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, पहले वो गवर्नर जनरल काउंसिल होगी उसके पास जाएगी और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इसके साथ जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसको ये पावर दे दी गई कि वो रेगुलेशंस वगैरह बनाएंगे प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और जो प्रोविंशियल काउंसिल्स होगी उसके लिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहली बार कंपनी के कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस में अंतर कर दिया जाता है। साफ साफ बताया जाता है कि कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस क्या होंगे और कॉमर्शियल फंक्शन क्या होंगे। इसके साथ साथ एक नई बॉडी बनाई जाती है जिसको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। आपको पता होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से होते हैं कंपनी में, जो कंपनी के मेन शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के सारे अफेयर्स वही देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी क्रिएट कर दिया जाता है। और जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होती है मेनली जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं उनको ये देखती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स हो गए उनको देखेंगे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स होंगे वो मेनली कंपनी के जो पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे उनको देखेंगे। तो इस तरीके से एक डबल गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है पिट्स इंडिया एक्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, और इसको भी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा मैंने यहाँ पे ट्रिक बना दिया है। ट्रिक है कि ब्रैड पिट्स एंटर्ड इन पॉलिटिक्स। ब्रैड पिट्स को आप जानते होंगे, तो ब्रैड पिट्स में पिट्स जो है पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। एंटर्ड इन पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शन से है कि किस तरीके से कॉमर्शियल फंक्शन एंड पॉलिटिकल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। और डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया, कॉमर्शियल जो फंक्शंस होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 का, इसमें ये प्रोविजंस किए गए। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786
और ये लास्ट है। इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक देखने वाले हैं। इसमें क्या था, इसमें 1786 में आपको ध्यान होगा कि अभी हमने यहाँ पे जो ये पढ़ा है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ा। इसमें जो ये गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई गई थी, 4 मेंबर काउंसिल, इसमें ये था कि गवर्नर जनरल कोई भी डिसीज़न लेगा तो वो मेजॉरिटी वोट जो होंगे उसके हिसाब से वो डिसीज़न लिया जाएगा। जो गवर्नर जनरल होते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1785 में ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि भाई प्रपोज़ल देते हैं स्टार्टिंग में तो कि भाई हमें क्या है कि ओवर राइडिंग पावर दी जाए गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, कि अगर उनकी जो काउंसिल है, अगर वो किसी कोई वोटिंग हो रही है और वो चाहे तो गवर्नर जनरल चाहे तो वो अपनी काउंसिल के अगेंस्ट भी डिसीज़न ले सकता है। तो ओवर राइडिंग पावर की बात इसमें की गई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बना दिया जाए। तो जो एक्ट आया था 1786 का, इसमें ये दोनों ही बातें थी। गवर्नर जनरल को ओवर राइडिंग पावर दे दी गई और जो गवर्नर जनरल थे उनको कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया, यानी कि वो जो इंडियन ट्रूप्स थे उनके मेन चीफ बना दिए गए। तो ये कुछ एक्ट्स थे जो कि इसमें बताए गए थे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों, बाकी के एक्ट्स हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे।